नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री और हमारा बुक का नाम है आइडिया ऑफ भारत। ठाकुर पब्लिकेशन की पुस्तक है। ठीक है, इसी को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का, जो इतिहास का काल निर्धारण करने की विधियाँ, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इतिहास का काल निर्धारण करने की दो विधियाँ हैं। एक है सापेक्ष विधि, दूसरा है निरपेक्ष विधि। ये तो दो विधि का हम बात कर लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर काल निर्धारण किसका किया जाता है, माने इतिहास में किस वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है, कैसे पता चलता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, उदाहरण के लिए कि किसी भी चीज़ के अगर मान लीजिए हम लोग चाय पी करके अगर मिट्टी के भांड को अगर हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, फेंक दिए, फेंकने के बाद वो मिट्टी का भांड आखिर में लास्ट में कहाँ जाएगा? अंतिम में मिट्टी में ही जाएगा। तो मान लीजिए मिट्टी में वो दब गया, ठीक है। उसके बाद जब पुरातात्विक विभाग के द्वारा उत्खनन किया जाता है, उसके बाद उसे बहुत तरह का जो इतिहास के जो देखिए, ये जो काल निर्धारण है, एक सापेक्ष विधि है, एक निरपेक्ष विधि। इसी के माध्यम से जो पता लगाया जाए कि वो जो मिट्टी का भाड़ है वो कितना पुराना है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की विधियां, जैसे सापेक्ष विधि के अंतर्गत कई सारी विधियां हैं और निरपेक्ष विधि के अंतर्गत कई सारी विधियां। तो निरपेक्ष विधि में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है C14, ठीक है, कार्बन 14 वाला जो विधि है, जिसके द्वारा से इतिहास का काल निर्धारण किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये निरपेक्ष विधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें जो है कभी कदाल जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतिहास के काल निर्धारण की विधियों को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए या समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कदाल। वैसे यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन या 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग जानेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए प्राचीन काल में, उस समय, जैसे मान लीजिए उस टाइम पे देखिए प्राग ऐतिहासिक काल हुआ या प्राचीन जो पाषाण काल वगैरह है या आदि ऐतिहासिक काल है, इस समय जो है लिखित जो है लिखित स्रोत प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन अधिकतर जो उनका पता लगाया गया है वो उत्खनन के दौरान ही पता लगा है चीज़ों का। जो भी वस्तुएं उत्खनन से दौरान पता चला है, मतलब उत्खनन से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, उसका जो है पुरातात्विक विभाग के द्वारा पता किया गया है कि ये वस्तु कितने साल पुरानी है, ठीक है। क्योंकि कोई लिखित उस तरह के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे उस समय के। तो जो भी वस्तुएं प्राप्त होते हैं उनका जो है पुरातात्विक विभाग द्वारा क्या, उसका जो है अध्ययन किया जाता है, उसका जो है उस वस्तुओं का जो है सटीक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जो है पब्लिक में जो है वो सार्वभौमिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है चीज़ों को। तो इस प्रकार से जो है काल निर्धारण किया जाता है। तो काल निर्धारण की दो विधियां, एक सापेक्ष विधि, दूसरा है निरपेक्ष विधि। तो सापेक्ष विधि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सापेक्ष विधि क्या होता है। तो सापेक्ष विधि में देखिए, सापेक्ष विधि में किसी भी तरह का जो भी है, जो पूरा अवशेष के द्वारा जो है इसको विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें किसी भी जीवाश्म का मतलब है जो भी वस्तुएं उत्खनन से प्राप्त होता है, उसके आयु का जो है एकदम सटीक रूप से जो है उसको आयु का निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि जो भी वस्तुएं प्राप्त होते हैं उसे दो वस्तुओं के साथ मिला करके तुलनात्मक अनुमान दे दिया जाता है, ठीक है। तो सापेक्ष विधि में तुलनात्मक अनुमान लगाया जाता है। दो वस्तुएं, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक 14 साल का बच्चा है, ठीक है, एक 18 साल का बच्चा है। लेकिन देखिए 14 साल का भी बच्चा जो है 18 साल का तरह दिख रहा है, तो आयु का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। वो 18 साल का भी बच्चा 14 साल की तरह दिख रहा है। दोनों जो 18 और 14 साल का बच्चा दोनों समान दिख रहा है। तो हम एक अनुमान लगा के, हम आयु का पता नहीं लगाते हैं, अनुमान का पता लगाएंगे कि उसके लंबाई चौड़ाई के अनुसार हम उसका
एक दे देंगे कि हाँ ये दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसमें जो तुलना किया जाता, तो दोनों बच्चे में हम लोगों ने तुलना किया, ठीक है। 14-18 वाले में शरीर के बनावट के अनुसार हम लोगों ने उसका जो है निर्धारण कर दिया, लेकिन आयु का पता नहीं चला। तो उसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलना करके हम लोग अनुमान लगा देते हैं सापेक्ष काल में। किसी प्रकार का जीवाश्म, मतलब जो भी जीवाश्म मतलब होता है जो भी मिट्टी से या उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं जो है उसका जो है आयु का जो पता नहीं लगा करके हम लोग डायरेक्ट तुलनात्मक जो है अनुमान लगा करके चीजों का को प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। तो वही होता है हमारा सापेक्ष काल निर्धारण विधियां। समझ में आया? अब देखिए सापेक्ष जो काल निर्धारण विधियां है ये कई तरह के होते हैं। अब देखिए एक है स्तरीकरण विधि, दूसरा पराग विधि, तीसरा जीवाश्म विधि, चौथा हो गया प्रारूप विधि, फौना फ्लोरा विधि, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन विधि, ठीक है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक है हमारा स्तरीकरण विधि। इसमें क्या दिया जाता है, यह सबसे सरल विधि है, ठीक है, ठीक है। ये सबसे सरल विधि है। इसमें जो है इसमें क्या जाता है स्तरीय विधि। मान लीजिए किसी मिट्टी है, ठीक है, कोई भी मिट्टी अगर हम लोग काटते हैं तो पहले एक लेयर काटेंगे, फिर दूसरा लेयर काटेंगे, फिर तीसरा लेयर काटेंगे, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होगा वो सबसे नवीन होगा, फिर उससे उससे पुराना जो पांचवा लेयर है जो सबसे निचला वाला वो क्या है सबसे प्राचीन होगा। तो इस प्रकार से जो है ये परतदार परत के रूप में जो है खुदाई का काम चलता है। उसके अनुसार जो है जो चीजों को जीवाश्म के अनुसार बता दिया जाता है कि ये कौन सा जो है वस्तु, ये उत्खनन के दौरान जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो लेयर बाई पहले एक परत खोदा जाता है, उसमें से अगर कोई वस्तु मिलता है तो वो सबसे उतना पुराना नहीं माना जाता है। जो पांचवा लेयर जो सबसे नीचे प्राप्त होता है वो सबसे प्राचीन माना जाता है कि हाँ ये सबसे पुराना है। तो परतदार रूप के रूप में इसका जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्रारूप विधि। प्रारूप विधि क्या है, ठीक है। प्रारूप विधि में जो है इसमें जो है पत्थर के जो है पत्थरों पर जो है इसके मतलब प्रारूप विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मृद भाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। वो जो मृद भाड़ पाए जाते हैं उसका जो है काल निर्धारण करने का सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो प्रारूप विधि है, ठीक है। इसके अंतर्गत शैल का अध्ययन का मतलब पत्थर के, इसमें जो है पत्थरों का जो है अध्ययन किया जाता है। पत्थरों के द्वारा अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि कौन सा पत्थर कितना प्राचीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्थर से बने औजार, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति इत्यादि से इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है और निश्चित किया जाता है कि कौन सा जो है सबसे प्राचीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए पराग विधि। ये जो पराग विधि है ये वनस्पति पर आधारित होता है। देखिए ये वनस्पतियों के जो है आयु या काल का निर्धारण करने का काम में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और देखिए इस विधि का जो खोज किया था वो है आपका लेनर वान फेस्ट, ठीक है। लेनर वान फेस्ट ने जो है पराग विधि की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पराग विधि के माध्यम से मान लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी उस टाइम के जो भी पेड़ पौधे हुए होंगे, ठीक है, इससे उस टाइम के पेड़ पौधे के बारे में पता लगाया जाएगा कि उस समय कौन से पेड़ पौधे पाए जाते थे, ठीक है। क्योंकि पराग विधि में जो है वनस्पतियों के पराग बीज, छोटे छोटे बीज वनस्पति से जो भी पराग पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो उस टाइम में क्या वनस्पति पाए जाते हैं, उस टाइम में उस समय की क्या भौगोलिक स्थिति है, इसका भी पता पराग विधि के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है, उस समय के जलवायु पर्यावरण के अध्ययन में इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता आपको पता ही है लेनर वान फेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए फौना फ्लोरा विधि। इस विधि में वनस्पतियों प्राणी में होने वाले विकसित परिवर्तन तथा उसके जीवाश्म प्रमाणों का वर्तमान उपस्थिति जीवित में मिलाकर काल निर्धारण किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस विधि फौना फ्लोरा विधि में वनस्पतियों प्राणी में विकसित होने वाले जीवाश्म का
जो वर्तमान का जो जीवित प्राणी है उससे जो है उसको मिला करके देखा जाता है, और उसका जो है काल निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान है फौना फ्लोरा विधि। ठीक है, ये सब सापेक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं, जीवाश्म विधि। ठीक है, तो इसमें जो भी उस टाइम के या जो भी विलुप्त हो रहे जीवाश्म का जो भी पता लगाया जाता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म मतलब कि इस विधि के अनुसार वे स्थान जहाँ पर विशेष विलुप्त जीवों जैसे डायनासोर वगैरह जो है जो विशेष है उस टाइम, ठीक है, उस टाइम के जो भी वहाँ के जो विशेष जो विलुप्त जीवों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। ठीक है, अधिकांश पुराने हैं। ठीक है, जिस स्थानों पर ऐसे जीवाश्म नहीं पाए जाते वह सामान्यतः नए हैं। ठीक है, जीवाश्म विधि के द्वारा उस स्थान पर विशेष विलुप्त जीवों का जीवाश्म प्राप्त होता है। ठीक है, जो अधिकतर पुराने होते हैं, जो अधिकांश पुराने होते हैं। ठीक है, और जिन स्थानों पर ऐसे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं वो क्या है, वो नए हैं। ठीक है, तो ये है जीवाश्म विधि। जीवाश्म विधि के द्वारा जो पुराने बहुत पुराने जो जीव जो विलुप्त हो गए हैं वहाँ पर है जीवाश्म विधि का उपयोग करके उसे काल निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फ्लोरीन विधि। ठीक है, तो देखिए इस विधि में जो भी हड्डी वाले प्राणी हैं, ठीक है, इस विधि के आधार पर जो है, अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि जो भी अस्थि है, ठीक है, हड्डी है, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर क्या होगा, दबता हुआ चला जाएगा, और दबने के कारण जो है उसके अस्थि पे जो फ्लोरीन चिपक जाएगा। ठीक है, अब जितना अधिक फ्लोरीन पाया जाएगा वो जो हड्डी है वो उतना ही पुराना माना जाएगा। तो इससे जो है फ्लोरीन विधि से है जो अस्थियों का जो है जो काल निर्धारण करने में सहायक है। ठीक है, ठीक है, और जीवाश्म विधि में क्या है कि कौन सा जीव सबसे ज्यादा अधिक पुराना है या नया है उसका जो है पता लगाया जाता है जीवाश्म विधि के द्वारा। ठीक है, तो जीवाश्म विधि से कोई भी जो वैसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं वो कितने पुराने हैं या कितने नए हैं वो जीवाश्म विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। फ्लोरीन विधि के द्वारा जो भी हड्डी है, प्राणी का हड्डी है, उसका फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन का मात्रा अधिक पाया जाएगा, मिट्टी में दबता है और फ्लोरीन का मात्रा अगर अधिक पाया जाएगा तो वो जो हड्डी है सबसे प्राचीन माना जाएगा, सबसे पुराना माना जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा फ्लोरीन विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए निरपेक्ष विधि। देखिए निरपेक्ष विधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका कार्बन 14 विधि। ठीक है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियां। ठीक है, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बाद देखिए निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियां। तो इसमें देखिए रेडियो एक्टिव खनिज के द्वारा काल निर्धारण। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू के माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं रहता है। तो इसका जो है रेडियो एक्टिव खनिज के द्वारा जो काल निर्धारण वो 1896 में, ठीक है, एंटोनी बैकरल के द्वारा खोजा गया था। रेडियो एक्टिव जो तत्व है वो किसके द्वारा, 1896 में एंटोनी बैकरल के द्वारा खोजा गया था। ये क्या है, ये प्रकृति में जो अयस्क होते हैं उसके द्वारा जो है अदृश्य किरण उत्पन्न होने का पता लगाया था। तो जो एंटिनो बैकरल जी है, ठीक है, एंटोनी जो बैकरल जी है उन्होंने क्या किया, तो रेडियो एक्टिव खनिज किसके द्वारा खोजा गया था, तो एंटोनी बैकरल जी के द्वारा 1896 में खोजा गया था। और ये जो है अयस्क जो प्रकृति में जो अयस्क पाए जाते हैं उसमें जो है अदृश्य किरण के रूप में जो है इसका पता लगाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा भी है क्या कि काल निर्धारण किया जाता है इतिहास का। ठीक है, लेकिन एक इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद जो है ये जो
रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो पूर्ण मात्रा है वो आधा रह जाती है, ठीक है। एक समय के बाद वो आधा हो जाती है, जिसे हम लोग अर्ध जीवन काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये तत्व में जो है अलग अलग जो है अर्ध काल जो है, जो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, इसका जो अर्ध जीवन काल है अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। इससे भी है जो है रेडियो एक्टिव खनिज के द्वारा जो है काल निर्धारण किया जाता है, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेडियो एक्टिव खनिज तत्वों का जो है खोज किसने किया था, या रेडियो एक्टिव खनिज के द्वारा काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। तो एंटोनी बैकरेल के द्वारा 1896 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बस, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सी कार्बन 14, ठीक है। इसके द्वारा भी जो इतिहास का काल निर्धारण किया जाता है, यानी कि इतिहास का जो काल है, मतलब पाए गए जो भी वस्तुएं हैं उत्खनन के दौरान वो कितना पुराना है, इसके माध्यम से लगाया जाता है। तो कार्बन 14 विधि है क्या, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जाने का संभावना है, टिप्पणी के तौर पे, टिप्पणी में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसको देखिए, तो कार्बन 14 जो है ये क्या है, देखिए कार्बन 14 का मतलब होता है, देखिए समानता जो है कार्बन जो परमाणु का, जो परमाणु जो भी सामान्य कार्बन के जो परमाणु होते हैं उसको हम लोग कार्बन 12 के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन 12 में जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और कार्बन 14 में जो है एक्स्ट्रा जो है 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए कि इसमें जो है, तो देखिए कार्बन 14 और विधि है क्या, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए कार्बन जो 14 है वायुमंडल में क्या करता है, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर जो है पौधे पानी से जो है भोजन पदार्थ इत्यादि का निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो है जो जीव है, आप क्या कहते हैं कि ये पौधे के द्वारा जो भी मान लीजिए साग सब्जी फल वगैरह है, इसको जो जीव ग्रहण करते हैं, तो ये जो C14 और C12 जो है वो जीवों के जो है भोजन के माध्यम से उसके शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब शरीर में प्रवेश कर गया तो मान लीजिए किसी कारणवश जब उसका समय समाप्त होता है, जब जीव का, मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, अब वो मान लीजिए मर गया, डेड कर गया, ठीक है, या कोई जीव है XYZ कोई भी जीव है, मान लीजिए वो मर गया, तो मरने के बाद देखिए उसके शरीर में ये जो C12 है वो उसी जैसे है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो C14 है ये घटता जाएगा, ठीक है, घटता जाएगा, ठीक है। अब घटते घटते एकदम घट जाएगा। अब जितना घटा है, मान लीजिए जितना कम होगा C14, अगर मान लीजिए मृतक के शरीर में C14 की मात्रा अगर सब जितना कम मात्रा में पाया जाएगा वो चीज उतना ही पुराना माना जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब C14 और C12 कैसे शरीर में प्रवेश करता है, तो C14 के माध्यम से वायुमंडल में C14 क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और पेड़ पौधे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण से जो है भोजन पानी इत्यादि बनता है। अब पेड़ पौधों के माध्यम से ये चीजें जो भी ग्रहण करते हैं, साग पत्ता इत्यादि से जो जीव है इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके शरीर में C14 और C12 चला जाता है। जब वो मरता है तो C12 जो है जैसे का तैसे रहता है और C14 जो है घटते जाता है। अब मान लीजिए कि किसी मृतक के शरीर में अवशेष के तौर पे अगर C14 का मात्रा सबसे कम पाया जाएगा तो वो चीज सबसे पुरानी मानी जाएगी। उत्खनन के दौरान अगर मान लीजिए कोई मृतक, कोई भी प्राणी का या जीव का मृतक शरीर मिलता है या कंकाल मिलता है, उसमें वो लोग पुरातात्विक विभाग देखते हैं कि C14 की मात्रा कितनी है। C14 की मात्रा अगर सबसे कम पाया जाएगा, एकदम कम पाया, तो वो चीज उतना ही पुराना होगा। C14 की मात्रा अधिक पाई जाएगी तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए यहाँ वही चीज बोला है, देखिए
कि कार्बन की C14 की मात्रा जितनी कम होगी वो चीज उतना ही पुराना होगा। यहाँ तक समझ में आया? मैंने आपको आपके किताब में जो लिखा हुआ था वो बता दिया, समझा दिया। वो अब लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, समझना जरूरी है, समझ जाइएगा तो लिख दीजिएगा। जो मैं बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए पोटेशियम आर्गन। ठीक है, पोटेशियम आर्गन क्या है? देखिए अब पोटेशियम आर्गन, तो देखिए पोटेशियम आर्गन जो है इस विधि का उपयोग कब किया जाता है? देखिए जब भी कभी 50,000 वर्ष से ज्यादा पुराना जीवाश्म होता है उसका पता लगाने के लिए पोटेशियम आर्गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सी कार्बन जो है या कार्बन 14 विधि जो है 50,000 वर्ष से ज्यादा जो भी अवशेष पाए जाते हैं या जीवाश्म होते हैं उसका पता नहीं लगा सकते हैं कार्बन 14 के द्वारा। तो उसके लिए हमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सबसे पुराना अगर जैसे 50,000 60,000 वर्ष पुराना चीजों का पता लगाना है तो पोटेशियम आर्गन का विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए पोटेशियम आर्गन जो है, ये जो पोटेशियम आर्गन है ये कहाँ पाया जाता है? तो चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, बहुत अधिकतर पुराना जो चट्टान होता है उसमें पोटेशियम, ठीक है, ऑर्गन पाया जाता है। और देखिए ज्वालामुखी से उत्खनन के दौरान जो भी जीवाश्म पाए जाते हैं उसका पता लगाने के लिए जो है पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम स्टांसियम विधि, इसके द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो देखिए इसके द्वारा जब 1996 में मंगल ग्रह से आए उल्का पिंड जो आया था उसका उम्र पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया गया था। ठीक है, रुबिडियम स्टांसियम विधि के द्वारा। ठीक है, जो 1996 में मंगल ग्रह से जो भी उल्का पिंड आया था उसका उम्र का पता लगाने के लिए रुबिडियम इंस्टांसियम विधि का प्रयोग जो है किया गया था। या किसी भी प्राचीन चट्टान के काल निर्धारण हेतु भी रुबिडियम स्टांसियम विधि का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आर्गन का आर्गन विधि से क्या किया जाता है? ज्वालामुखी के द्वारा, देखिए मैं वह समझा दे रहा, पोटेशियम आर्गन के द्वारा क्या किया जाता है? ज्वालामुखी के द्वारा जो भी उद्गार के द्वारा जो भी जीवाश्म पाए जाते हैं उसका पता लगाने के लिए पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रुबिडियम स्टांसियम विधि के द्वारा क्या पता लगाया जाता है कि अत्यधिक मात्रा में जो प्राचीन काल के पुराना पत्थर या चट्टान है उसका जो है उम्र या आयु पता लगाने के लिए रुबिडियम विधि का उपयोग किया जाता है। और मंगल ग्रह 1996 में जो मंगल ग्रह से जो भी उल्का पिंड आए थे उसका पता लगाने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए लेड विधि। लेड विधि से क्या किया जाता है? लेड विधि से क्या किया जाता है कि जो भी चट्टाने हैं, चट्टानों पर जो भी सैलों पर लेड, जो भी पुराने चट्टाने हैं उसका पता लगाने के लिए भी जो है लेड विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके जो भी लेड के माध्यम से है जो जीवाश्म की आयु का निर्धारण इस लेड विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब लेड में आप जानते ही, लेड का मतलब होता है सीसा। इसमें जो है आइसोटोप, जो अस्थाई आइसोटोप है Pb206 पाया जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या है कि चट्टानों में जो भी लेड रहता है उसके माध्यम से जो है कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है इसका भी प्रयोग लेड विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया। कार्बन जो 14 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, मैंने चीज़ों को समझाने का, मैं प्रत्येक टॉपिक को कवर कराऊंगा। ठीक है, चिंता ना करें, पूरा बुक को मैं कवर कराते हुए चलूंगा। ठीक है, अब देखिए इतिहास का महत्व। ठीक है, इतिहास का महत्व क्या है? तो देखिए इतिहास का जो देखा जाए तो इतिहास का महत्व बहुत कुछ है। बिना अगर इतिहास को जाने बिना हम जो वर्तमान की स्थिति है, मान लीजिए हम अपने प्राचीन स्थिति को जाने बिना आधुनिक स्थिति का पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार
प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी न होने के कारण जो है हमारा आधुनिक जो जीवन है उस पर भी जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें प्राचीन इतिहास या हमारे अतीत को जानना जरूरी है, तब जाकर के हम वर्तमान का जो है काल निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका महत्व क्या है। तो देखिए जीवन में सहायक है। जीवन में कैसे सहायक है, तो इतिहास जो है सामाजिक वातावरण पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इतिहास का शिक्षण मानव जीवन के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता है। व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है इसका, कि वर्तमान में हमारे जो भी सम्मुख समस्या या जीविका निर्वाह की है, इतिहास का अध्ययन इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, अध्यापक का कार्य कर सकते हैं या अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं, पत्रकारिता यानी प्रेस में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन में भी इतिहास का क्या है, उपयोगिता। ये हमें रोजगार भी देता है। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षक बनना यानी कि अध्यापन का काम करना। ठीक है, पत्रकारिता का कार्य करना। ठीक है, सरकारी नौकरियों में प्रशासनिक कार्य के लिए। ठीक है, IAS IPS बनने के लिए इतिहास का जानना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ज्ञान वृद्धि का साधन। अब देखिए इतिहास जो है ज्ञान वृद्धि के साधन है। कैसे ज्ञान वृद्धि का साधन है, अब कहीं पे देखिए डिबेट होता है। ठीक है, तो उसमें आपको इतिहास का जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास इतिहास का जानकारी नहीं है तो आप कैसे उस परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यापक दृष्टिकोण का विकास। तो देखिए इतिहास से क्या होता है कि हमें जो है कि इतिहास के द्वारा बालक हो या किसी भी कोई भी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य के अंदर जो भावनात्मक व राष्ट्रीयता का जो भावना का विकास होता है, जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न जाति समुदाय में पारस्परिक सहयोग से देश की उन्नति होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, मानसिकता का बोध। ठीक है, इतिहास से जो इतिहास पढ़ने से जो हम लोग के अंदर जो स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, हम लोग का जो है मानसिक परिरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोगों को जो प्राचीन से लेकर के भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है इतिहास के अध्ययन से। ठीक है, अब देश प्रेम की भावना। अब देखिए प्राचीन काल में या जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन होता है, उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बहुत सारे आंदोलन जो है हमारे देश के उस समय के युवा पीढ़ी जो थे, यानी कि सभी वर्गों ने मिल करके जो हिस्सा लिया उसको, जैसे गांधी जी हो गए। ठीक है, बहुत सारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने जो है अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए अथक प्रयास किया। तो उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, नेताजी हो गए। ठीक है, खुदीराम बोस हो गए, बहुत सारे जो है हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, उनको पढ़ने के बाद जो है हमारे अंदर जो है प्रेरणा मिलती है। ठीक है, साहस मिलता है कि हम भी अपने देश के प्रति ईमानदार रहें और देश की रक्षा करने में हमारा भी प्रयास हो, हमारा भी भागीदारी हो, हमारा भी योगदान है। तो देश प्रेम की भावना जागृत इतिहास के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान को समझने में सहायक। तो इतिहास जो है राष्ट्र के अतीतकालीन घटनाओं पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से बिना समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को पढ़ना भी आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया उसको जान लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आज पढ़ा कि इतिहास का काल निर्धारण करने की विधियाँ। तो हम लोगों ने इतिहास का काल निर्धारण करने की विधियाँ में हम लोग सापेक्ष विधि, ठीक है, निरपेक्ष विधि को पढ़ा। इसको नोट करिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में या MCQ में पूछे कि इतिहास के काल निर्धारण कितनी विधियाँ हैं, तो 2 विधियाँ हैं। कौन कौन, सापेक्ष, निरपेक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए
सापेक्ष विधि जो है, इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा स्तरीकरण विधि, पराग विधि, जीवाश्म विधि, प्रारूप विधि, फौना फ्लोरा विधि, फ्लोरिन विधि, ठीक है, ये सारे विधि है। उसके बाद देखिए निरपेक्ष जो है काल निर्धारण विधियां में हम लोगों ने पढ़ा रेडियो एक्टिव खनिज द्वारा काल निर्धारण, उसका कार्बन 14 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पोटेशियम आर्गन, रूबिडम, ठीक है, फिर लेड विधि, ठीक है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन 14, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद इतिहास के महत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो कितने प्रकार के महत्व हैं, तो कुल 7 महत्व। पहला है जीवन में सहायक, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता, ठीक है। तीसरा नंबर में ज्ञान वृद्धि के साधन, इतिहास दृष्टिकोण का विकास, मानसिकता का बोध, देश प्रेम की भावना जागृत होना, वर्तमान को समझने में सहायक। तो ये इतिहास का महत्व है जो हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्रोत, यहाँ और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इतिहास ऑनर्स मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, या आप ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट का इतिहास हो, ठीक है, एक ही पेपर हो, ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इतिहास में आपका कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।